बच्चों आज हम सीखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों आपने ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के कई सारे फॉर्मूले सीखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। उसके बाद आपने हीरोन्स फॉर्मूला भी सीखा होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उन सभी फॉर्मूले में आपको जो ट्रायंगल के साइड्स होते हैं उनके लेंथ आपको गिवन होते थे। आज जो हम बात करेंगे बच्चों, उसमें आपको ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, उनकी हेल्प से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा। तो भाई एक ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल और उसके वर्टिसेस गिवन होंगे और उसका एरिया फाइंड करेंगे बच्चों। सबसे पहले तो हम उस एरिया का प्रूफ हम सीखने वाले हैं, उसके बाद उस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे भाई। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। तो 3 पॉइंट बच्चों ले लेते हैं। एक पॉइंट ए, उसके कोऑर्डिनेट ले लीजिए x1, y1। पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट भी x2, y2। और पॉइंट सी x3, y3। इस ट्रायंगल एबीसी का हमें बच्चों एरिया फाइंड करना है। आइए डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। सबसे पहले बच्चों एक्सिस बना रहे हैं। आप बच्चों इसमें आप तीनों पॉइंट बना दीजिए। ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और फिर उसी में पॉइंट लिख देंगे। ये बच्चों ए ले लीजिए, इसको बी लिख लीजिए और इसको भी सी ले लीजिए। कहीं भी ए बी सी ले लो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। अब बच्चों हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो बच्चों, x1, y1 है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2, y2 है बच्चों। इस पॉइंट से बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो x एक्सिस पे। भाई यहाँ देखो, ये वाला पॉइंट तो ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो x2 होगा और ये वाला y2 होगा। ऐसे बच्चों a वाले वर्टेक्स से भी यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा अपना x1 और ये टोटल होएगा y1। ऐसे ही बच्चों यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा x3 और ये वाला होगा बच्चों y3। इनके भी चाहें तो आप कुछ कुछ नाम लिख लो भाई। इसका एक ही के नाम की जरूरत है, मेनली इसको नाम रख दिया हमने P, और यहाँ भी नाम रख सकते हैं भी। इसका नाम Q रख लेते हैं, इसका नाम R रख लेते हैं, इसका नाम S रख लेते हैं। अब इसमें देखिएगा बच्चों, एक फिगर देखिएगा, ABQR, ABQR, इसको पहचानो बच्चों। ABQR ये क्वाड्रिलेटरल बना है जो ABQR, ABQR। इस क्वाड्रिलेटरल में BQ और AR पैरेलल हैं, BQ और AR पैरेलल हैं, बाकी ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है? ऐसा होता है बच्चों ट्रेपेजियम। तो ये एक ट्रेपेजियम बन गया है, ABQR एक ट्रेपेजियम बन गया है। यहाँ से और देखिएगा ACSR, ये भी एक ट्रेपेजियम बना है। इसके अलावा BCSQ ये भी एक ट्रेपेजियम बना है। और ट्रेपेजियम का एरिया हमें निकालना बच्चों आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ABQR इसका एरिया निकालेंगे। तो उसमें देखो ये वाला एरिया भी आ जाएगा, ये वाला एरिया भी आ जाएगा। फिर इधर ये जो बना अपना ACRS इसका एरिया निकालेंगे, तो उसमें इसका और इसका एरिया आ जाएगा। फिर हम BCSQ का एरिया निकालेंगे, तो उसमें ये वाला और ये वाला एरिया बच्चों आ जाएगा। आप देखिएगा, यदि हम जो पहले दो हमने एरिया निकाले थे उनको ऐड करेंगे, तो उसमें ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा और ये वाला आएगा। जो तीसरा हमने निकाला उसमें ये दोनों आएंगे। अब यदि पहले दोनों के सम से तीसरे वाला माइनस कर देंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, बचेगा कौन सा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। और इन दोनों एरिया को मिला के क्या बन जाएगा, ट्रायंगल ABC का एरिया। तो क्या सीखा हमने इतनी कहानी से, हमने ये पता लगा लिया भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQR प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACSR
माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCSQ। पहले इन दोनों का मतलब ये वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, फिर इस वाले का निकालेंगे, फिर नीचे वाले का निकालेंगे, और उन दोनों को प्लस करके तीसरे वाले को उससे माइनस कर देंगे। उसके बाद ये ट्रायंगल का एरिया बच्चों बचेगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, याद है क्या फॉर्मूला? ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पहले ABQR का निकालते हैं भी, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी? BQ और AR। तो BQ प्लस AR इनटू हाइट, इनके बीच का हाइट तो ये वाले QR, इनका बीच का हाइट बन रहा है ये QR, प्लस दूसरे वाले का जी हाफ। इस वाले में देखो AR और CS, AR प्लस CS, ये होगी जी पैरेलल साइड्स का सम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हाइट आप कह सकते हैं वो है RS, माइनस। अब थर्ड वाला देखो जी, थर्ड बच्चों आपने जो लिया है BCSQ, इसमें पैरेलल साइड है BQ और CS, तो BQ प्लस CS, और हाइट बनेगा इसका QS। ये देखो जी, अब बस में वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करते ही बच्चों आ जाएगा अपना आंसर। देखिएगा हाफ BQ का वैल्यू देखो कितना है, BQ, अरे BQ तो Y2 है, ये हो गया जी Y2 प्लस AR कितना है Y1, और भैया और कौन है QR, ये वाला डिस्टेंस कितना है QR, ये तो x1 माइनस x2 बनेगा। भाई इस पॉइंट कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, इसके x2 y2 थे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा x1, यहाँ से लेके यहाँ तक का x2, तो QR कितना हो गया x1 माइनस x2, तो इंटू x1 माइनस x2 प्लस ये 1/2 टोटल से ही कॉमन हम बाहर लिख देते हैं। आप सेकंड वाले में आओ, AR मतलब कि y1, और CS मतलब कि y3, और RS बनेगा x3 माइनस x1, माइनस यहाँ बच्चों BQ मतलब कि y2 प्लस y3 इंटू QS, Q से लेके S तक, ये हो गया बच्चों x3 माइनस x2। ये बच्चों आ गया है। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई देखिए कैसे करते हैं। हाफ तो है ये बच्चों, x1 देखो, x1 के साथ कौन कौन आएगा भाई, x1 में देखो ये x1 है, इसके साथ यहाँ क्या लिखा है y2 प्लस y1, x1 के साथ y2 प्लस y1। इसके बाद यहाँ देखो यहाँ माइनस x1 है, और उसके साथ कौन है y1 प्लस y3, तो इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा माइनस y1 माइनस y3, प्लस आप देखो x2 के साथ कौन आएगा, x2 के साथ ये देखो यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस में आ जाएंगे, माइनस y2 माइनस y1, और भाई और x2 कहाँ है भाई, ये रहा यहाँ, ये माइनस में, यहाँ माइनस में, लेकिन बाहर क्या लिखा है माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y2 प्लस y3, और लास्ट में बच्चों x3 के साथ क्या आएगा, यहाँ से देखो y1 प्लस y3, और यहाँ से आ जाएगा माइनस y2 माइनस y3। ये बच्चों बन गया फाइनली। अब भाई बच्चों इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो x1 के साथ क्या बन रहा है भैया, x1 के साथ y1 से y1 गया तो बचा क्या y2 माइनस y3, प्लस x2 के साथ क्या हो रहा है भाई, y2 से y2 गया तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और बच्चों x3 के साथ कौन आएगा रे, x3 यहाँ लिया देखो, यहाँ y3 से y3 गया तो ये आ गया y1 माइनस y2। ये बच्चों आ गया अपना एरिया का फॉर्मूला। तो भाई बच्चों हमने क्या सीख लिया है, यदि कोई ट्राइंगल ABC हमारा है जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं, तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा भाई, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप बच्चों देखो जो एरिया होता है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा।
तो एरिया पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये वाला वैल्यू सॉल्व करके नेगेटिव भी आ सकता है, इसलिए इसमें क्या लगा दीजिएगा, मॉडुलस। याद है क्या रे मॉडुलस, इसमें लगा दीजिए आप मॉडुलस। मॉडुलस क्यों लगाया गया है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉडुलस। तो फॉर्मूला होगा मॉडुलस हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 1/2 को मोड के अंदर लिखो बाहर लिखो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1/2 तो पॉजिटिव नंबर है। अब देखो भाई, इसको तो बचपन में आपने याद किया, फॉर्मूले को ऐसे याद रखते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में आप समझो 1 2 3, इसको साइक्लिक ऑर्डर में बोलोगे तो पहले 1 फिर 2 फिर 3, और 3 के बाद वापस से कौन आएगा, 1 फिर 2 फिर 3। साइक्लिक ऑर्डर मतलब सर्कल पे आप लिख दो 1 2 3, तो 1 2 3, फिर 2 से शुरू होगा तो 2 3 और 3 के बाद वापस 1, और 3 से शुरू होगा 3 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2। ऐसे फॉर्मूला याद कर लेते हैं। आप बच्चों जरा याद करो, जो हमने कल डिटर्मिनेंट सीखा था, मतलब लास्ट क्लास में जो डिटर्मिनेंट सीखा था, उसका जो एक्सपेंशन था वो भी कुछ इसके जैसा ही आता था। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बच्चों इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही वैल्यू आएगा। एक देख लो, जैसे x1 को आप लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो ये बचेगा y2 इंटू 1 माइनस y3 इंटू 1, तो y2 माइनस y3। क्लियर बात है भी। तो इसको ऐसे डिटर्मिनेंट में भी आप लिख सकते हैं। या तो इसको लिखने का एक और तरीका भी है, बच्चों। इसको बच्चों ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाफ मोड तो लगना ही है भाई। यहां लिखो बच्चों x1 y1, x2 y2, x3 y3, एक बार वापस से x1 y1। इस तरीके से बच्चों आप लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है भाई, पहले इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे, हाफ मोड x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर लगाएंगे बच्चों माइनस। अब उल्टे मल्टीप्लाई करो, इस वाले को इस वाले से, इस वाले को उस वाले से, इस वाले को उस वाले से, तो क्या बनेगा, x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। क्लियर बात हुई भी। तो पहले ऊपर से शुरू करना है और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है और उन सब वैल्यूज को ऐड करना है। फिर नीचे से शुरू करो, फिर ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और उनको माइनस में आपको लिखना है बच्चों। इस तरीके से लिख के भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें बच्चों जो लास्ट वाला है इसका एक और इम्पोर्टेंस है। इसका एक इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे ये वाला फॉर्मूला ट्रायंगल के लिए काम आएगा, ये वाला फॉर्मूला भी ट्रायंगल के लिए काम आएगा, लेकिन ये एक अच्छा फॉर्मूला है। इससे आप क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, इन जनरल बोले तो किसी भी पॉलीगन का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे करना है देखो, इसको ध्यान से समझो। ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 सब क्या लिखे हैं आपने, अरे वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखे ना, तीनों के लिखे, फिर पहले वाले को रिपीट करा दिया। अब यदि ऐसे आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना होगा तो उसमें 4 पॉइंट आएंगे, तो पहले चारों लिख लेंगे, फिर फर्स्ट वाले को रिपीट करा देंगे और फिर ऐसे सॉल्व कर लेंगे, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। वैसे नॉर्मली क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं लोग, कि उसमें बीच में एक लाइन बना देते हैं डायगोनल और उससे 2 ट्रायंगल बन जाते हैं, उनको ऐड करके निकालते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले से डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। इससे पेंटागन, हेक्सागन किसी का भी एरिया आप निकाल सकते हैं। देखिए एक बार थोड़ा दिखाते हैं मना कि कोई भी आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ऐसे ही ये कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसके वर्टिसेज हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3 और x4 y4। तो इसका यदि आपको एरिया लिखना हो, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको लिखना हो, तो हाफ ऑफ मोड x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4, मतलब जो भी आपका पॉलीगन है उसमें जितनी भी वर्टिसेज सारे लिख दो आप, और एक बार जो फर्स्ट वाला है उसको वापस से रिपीट करा दो। और फिर सॉल्व कैसे करना है, वही x1 y2, x2 y3, x3 y4, x4 y1।
ये सब ऐड कर लेना, फिर माइनस में लिखना x1 y4 x4 y3 x3 y2 x2 y1। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकल जाएगा बच्चों। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, आपको जो सारे वर्टिसेज हैं वो ऑर्डर में लेने हैं। ऐसे देखो, यहां से शुरू किया और ऐसे घूमना है। आप उल्टा भी घूम सकते हो, मतलब यहां से शुरू करके ऐसे भी घूम सकते हो, लेकिन आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। मान लो जैसे पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना, इस तरीके से ऑर्डर में चलना है। आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले आपने ये लिख दिया, फिर वो लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर वो लिख दिया, ऐसे नहीं कर सकते। आपको ऑर्डर में इन सबको लेना पड़ेगा। बात क्लियर हुई भाई? तो इस फॉर्मूले से आप क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन या किसी भी पॉलीगॉन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों? नॉर्मली जो बच्चे निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया? यहाँ से कैसे डायगोनल बना देते हैं, तो एक ट्रायंगल इधर बनेगा, एक ट्रायंगल उधर बनेगा, उन दोनों को एरिया निकाल के आप ऐड कर देते हैं। पेंटागन का निकालना हो तो उसमें 3 ट्रायंगल बना के निकालते हैं, लेकिन इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बात क्लियर हुई बच्चों? तो फॉर्मूला हमने भैया सीख लिया है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। आओ देखो, सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन देखेंगे भी। आपको वर्टिसेस गिवन होंगे और एरिया आपको फाइंड करना होगा। फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are, फर्स्ट पार्ट बच्चों 1, 2 -2, 3 -3, -4। ये बच्चों वर्टिसेस आपको गिवन है और आपको एरिया फाइंड करना है। तो बड़े आराम से आप फाइंड कर सकते हैं जी। फॉर्मूले को हमने 3 फॉर्म में लिखवाया है, आप कोई सा भी फॉर्म यूज कर लो भाई। जो सबसे पहले वाला है हाफ x1 × y2 - y3, तो यहाँ से ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 वैल्यू इसमें आप पुट कर देंगे। ऐसे डिटर्मिनेंट वाले में भी आप पुट कर सकते हैं। तो हम लास्ट वाले से आपको कराते हैं। लास्ट वाले हमने क्या कहा था, लिखो हाफ मोड। अब ये वाला देखो हमें अच्छा क्यों लगता है, इसमें ना सोचना नहीं होता कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है। इसमें तो सीधे आपको वर्टिसेस रख दो आप, 1, 2, -2, 3, -3, -4। फर्स्ट वैल्यू के एक बार फिर से रिपीट। भैया जी कैसे मल्टीप्लाई करना सिखाया है, ऐसे 1 को 3 से कर दो रे मल्टीप्लाई, तो आ गया 3, -2 को -4 से कर दो तो आ गया +8, -3 को 2 से कर दो तो आ गया -6, माइनस टाइम्स। अब ऐसे करना है, 1 को -4 से करो तो -4, -3 को 3 से करो -9, -2 को 2 से करो -4। ऐसा कुछ बच्चों आ गया है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना बन गया, ये देखो जी 11 - 6 हो गया बच्चों 5, और ये कितना होने वाला है भाई, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये देखो कितना हो गया 4 + 9 13 + 4 17, ये हो गया जी 17। आप 17 + 5 करोगे 22, 22 का आधा कर दोगे तो आ गया 11। तो भाई एरिया आ गया 11 स्क्वायर यूनिट्स। अब ऐसे सवाल तो आप कर ही लोगे, इनमें क्या खास बात है, लेकिन फिर भी हम आपको 2-3 सवाल ऐसे कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जी, अब अच्छे वाले सवाल से, 8t1 स्क्वायर 2t1, 8t2 स्क्वायर, 2t2, 8t3 स्क्वायर, 2t3। बच्चों इस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है। आप देखो बच्चों, जब ऐसे कांस्टेंट वाली वैल्यू गिवन हो तो कोई भी आप फॉर्म यूज कर लो, तीनों में से डायरेक्ट फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट वाला या इस टाइप वाला, सबसे बिल्कुल आराम से हो ही जाना है। लेकिन यदि ये अननोन टाइप के कुछ हों थोड़े अजीब से, तो आप डिटर्मिनेंट से यूज करना। आप डिटर्मिनेंट क्यों कह रहे हैं यूज करने के लिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी लग के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसमें एरिया हम कौन से वाला फॉर्मूला यूज करने को कह रहे हैं आपको जी, डिटर्मिनेंट वाला। हाफ डिटर्मिनेंट क्या था, x1 y1 1, मतलब पहला कोऑर्डिनेट लिखना है, लास्ट में 1 लिखना है। तो क्या आ गया, a t1 स्क्वायर 2a t1 1, फिर a t2 स्क्वायर 2a t2 1, a t3 स्क्वायर 2a t3 1,
ये बच्चों अपना बन गया है। बस इसी डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। कराए थे हमने लास्ट क्लास में ऐसे डिटर्मिनेंट आपको भाई। अब इसमें सबसे पहले तो देखो भैया, ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, उसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ए कॉमन है, तो ये ए कॉमन आप बाहर ले आओ। सेकंड वाले कॉलम में 2a कॉमन है, उस 2a को आप बाहर ले आओ। किस किस को बाहर लाना है रे? ए को, फर्स्ट कॉलम से ए और सेकंड कॉलम से 2a, ये बाहर आ गए। तो ये बन गया t1 स्क्वायर, यहाँ t1 और ये 1, ये t2 स्क्वायर और ये t2, ये 1, ये t3 स्क्वायर, ये t3, ये 1। देखो जी ये बन गया है। ये बाहर वाला इसको सॉल्व कर लो तो ये तो a स्क्वायर आ गया बच्चों। अब इसमें आप क्या करिएगा, यदि आपको याद हो एक हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही, बस उसमें ये 1 यहाँ लिखा हुआ था और स्क्वायर वाले वहाँ लिखे थे। कोई घबराने की बात नहीं है, इसको और इसको आप आपस में इंटरचेंज कर दो। जो अपना C1 है और C3 है उसको आप इंटरचेंज कर दो। अब इंटरचेंज करने से क्या होगा? इंटरचेंज करने से माइनस साइन आएगा, लेकिन यहाँ कौन होता है? मोड होता है फार्मूले में। अरे भाई फार्मूले में मोड है तो नेगेटिव साइन को तो मोड ही खत्म कर देगा। तो नेगेटिव साइन तो गया, तो बचा क्या? सेम वही 1 इधर आ जाएगा, ये स्क्वायर वाला उधर। तो 1 1 1 t1 t2 t3 और t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर t3 स्क्वायर। हाँ बच्चों ये डिटरमिनेंट हमने सेम सॉल्व किया था। 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर कहा था, इसका वैल्यू याद कर लेना। तो उसका वैल्यू आता था a माइनस b माइनस c माइनस c। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? a स्क्वायर तो है भी, t1 माइनस t2 t2 माइनस t3 और t3 माइनस t1। ये बच्चों आ गया वैल्यू। तो ये बच्चों एरिया आ गया है। ये फ्यूचर में जाके एक फॉर्मूला भी बनेगा बच्चों, आपको याद भी करना पड़ेगा कि इन तीनों पॉइंट से एरिया ये बनता है। अभी बस लिख लो, याद करने की जब बात आएगी तब आपको बताएंगे भी। बात क्लियर हुई बच्चों? तो ये हमने निकाल दिया एरिया। आइए और करते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन। एक ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए ना, आप सॉल्व करके भेजिएगा बच्चों उसको। होमवर्क वाला क्वेश्चन देखो भैया, इसमें क्या है? वर्टिसेज आपको क्या क्या गिवन है? a t1 t2 a t1 प्लस t2। सेकेंड है बच्चों a t2 t3 a t2 प्लस t3। और थर्ड है बच्चों a t1 t3 a t1 प्लस t3। बच्चों इसका भी आप एरिया फाइंड करके बताइएगा बच्चों। डिटर्मिनेंट से करोगे आराम से हो जाएगा, एक दो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेंगी तो सॉल्व हो जाएगा बच्चों। और जो एरिया आएगा, जो पहले एरिया हमने निकाला है उसके जैसा सही आएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी लगभग वैसा ही आना है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और पार्ट करते हैं बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री तो याद होगी रहे अब तक, ट्रिग्नोमेट्री को भूलना भी नहीं है, और भूलने वो देती भी नहीं है आपको, हर चैप्टर में आएगी आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a cos थीटा 1 b sin थीटा 1, a cos थीटा 2 b sin थीटा 2, a cos थीटा 3 b sin थीटा 3। ये देखो जी बच्चों, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस आपको गिवन है और आपको ट्राइंगल का सिर्फ एरिया फाइंड करना है। जो भी आपको बताया, जब भी कुछ अजीब से दिखाई दें, अननोन टाइप से कुछ हो ऐसे, तो आप डिटर्मिनेंट ही यूज करना, उसमें प्रॉपर्टी यूज हो पाएंगी। तो जी एरिया क्या बनने वाला है? हाफ ऑफ मॉड ऑफ a cos थीटा 1 b sin थीटा 1 1, a cos थीटा 2 b sin थीटा 2 1, a cos थीटा 3 b sin थीटा 3 1। ये है जी, बस इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। भाई सॉल्व करने में सबसे पहली बात तो जो आपके दिमाग में आ रही होगी कि भाई फर्स्ट कॉलम से a कॉमन आ रहा है, उस a को बाहर निकालो। सेकंड कॉलम से b कॉमन आ रहा है, उस b को बाहर निकालो। तो कितना बाहर आ गया? 1/2 तो था ही,
ए बी और बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा है, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 1, कॉस थीटा 2 साइन थीटा 2 1, कॉस थीटा 3 साइन थीटा 3 1। ये बच्चों देखिएगा छोटा छोटा मोड है, अभी लगाते चले या बाद में एक बार ही लगा देना भी है नहीं। अब भाई इसको आपको ओपन करना है। अब देखो ऐसा तो हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा है, अरे बताया था ना फेवरेट नंबर क्या है, 0, तो 0 बनाएंगे भैया। 1 1 1 यहाँ लिखा है, 1 1 1 से 0 बनाना सीख लिया है आपने। माइनस करेंगे, आप थर्ड वाले से सेकंड वाले को माइनस कर दो, फिर सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो। तो ऑपरेशन क्या लिख रहे हैं जी, ये ऑपरेशन आपको लगाने हैं। R3 को आप लिखो R3 माइनस R2 और R2 को आप लिखिएगा R2 माइनस R1। ये ऑपरेशन यूज करते हैं। देखो जी क्या बनेगा, हाफ ऑफ ए बी डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट को तो ऐसे ही रखो, फर्स्ट के साथ कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 और 1। थर्ड वाले में से सेकंड वाला माइनस किया है, तो ये देखो ऐसा बन जाएगा, कॉस थीटा 3 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ बन जाएगा बच्चों साइन थीटा 3 माइनस साइन थीटा 2, और यहाँ बन जाएगा भाई 0। फिर सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस किया है, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, और यहाँ बन जाएगा भैया 0। ये देखो जी बन गया है आपने। अब इसको आगे सॉल्व करना है। अब आपके ट्रिग्नोमेट्री का जो ज्ञान है वो काम आने वाला है भी। अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, ऐसे नीचे भी कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी वाले फॉर्मूले यूज होंगे भाई, याद तो है ना भाई। आइए तो लिखते चलते हैं। तो क्या बन जाएगा देखो भाई, हाफ ऑफ ए बी तो बाहर है ही बच्चों, फर्स्ट रो बेचारा बहुत ही सीधा साधा है, कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 और 1। अब बाकी को सॉल्व करेंगे जी। तो जो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है वो है कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो उसमें कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा, तो वहां से क्या आएगा 2 साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। तो इसको दो फॉर्मूले होते थे ना कॉस सी माइनस कॉस डी के, या तो -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2, या तो माइनस हटा के लास्ट में डी माइनस सी लिख देते, तो हमने डी माइनस सी लिख दिया। ऐसे इसके नीचे वाले में भी कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा, तो बनेगा 2 साइन थीटा 2 प्लस थीटा 3 बाई 2 और साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3 बाई 2। अब यहाँ था बच्चों साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, वहाँ साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, तो क्या बन जाएगा 2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 और साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। अब उसमें पहले थीटा 2 है बाद में थीटा 1 है, तो यहाँ आप इसमें ऐसे ही बना नहीं, यहाँ माइनस लगा लो ऐसे नीचे वाले में बन जाएगा -2 कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 3 बाई 2 और साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3 बाई 2। ठीक है भी, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दो, वो 1 यहाँ लिख दो, 0 और 0। ठीक है भी, ये थर्ड कॉलम वहाँ आ गया जी, यहाँ बंद कर दो, थोड़ा बड़ा हो गया डिटर्मिनेंट ना। अब इसमें देखो भाई, अब जल्दी से आप कॉमन लेने की बारी आ गई है, कॉमन लेना शुरू करते हैं। यहाँ देखो क्या लिखा है, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, यहाँ लिखा है साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 और 2 भी लिखा है, तो एक तो कॉमन आ गया 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। उसके बाद थर्ड वाले रो से कॉमन आ जाएगा 2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3 बाई 2। उसके बाद क्या बचेगा भाई बच्चों, देखो डिटर्मिनेंट में आपका पहले वाला तो बेचारा सिंपल ही है कॉस थीटा 1, दूसरे वाले में यहाँ देखो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, लास्ट वाले में साइन थीटा 2 प्लस थीटा 3 बाई 2। सेकंड में बच्चों साइन थीटा 1 है फर्स्ट रो में, और सेकंड रो में बनेगा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2
और यहाँ माइनस कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 3/2 और भाई लास्ट रो है अपना 1 0 0। ये बच्चों बन गया। अब भाई देखो एक हमारा कॉलम ऐसा आ गया जिसमें 2 जीरो बन गए हैं, तो बड़े आराम से आप ओपन कर सकते हैं। कैसे सिखाया था ओपन करना? भाई इस वाले रो को छोड़ो, इस वाले कॉलम को छोड़ो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो। उसमें बाकी दोनों तो जीरो हैं तो उनसे कुछ होगा नहीं। तो क्या बना जी, पहले बाहर वाले को देख लो क्या बन गया है। 1 2 तो इससे कट जाएगा, तो ये बन गया 2ab साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 और साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3/2। अब अंदर क्या बचने वाला है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 3/2 और माइनस साइन। इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वहाँ बनेगा बच्चों कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2/2 इंटू साइन थीटा 2 प्लस थीटा 3/2। ये बच्चों ऐसा बन गया। अब ये देखो एक फॉर्मूला बन गया, ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन ए माइनस बी का, यहाँ इसे माइनस लगा ना, देखो इधर माइनस, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है। तो आप इसमें आप भाई ये वाले एंगल से ये वाले एंगल से ये वाले एंगल को माइनस कर देंगे, नज़दीक देख लो, ये वाले एंगल से ये वाले एंगल को माइनस कर देंगे। वापस सुन लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस वाले एंगल से इसको आप माइनस करोगे। अरे जब इसको इससे माइनस करोगे ना तो थीटा तो कट जाएगा, बचेगा थीटा 3 माइनस थीटा 1/2। तो इस अंदर वाले को सॉल्व करें कितना आ जाएगा, साइन थीटा 2 नहीं थीटा 3 माइनस थीटा 1/2। कितना आ गया जी फाइनली वैल्यू, 2ab साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2/2 साइन थीटा 2 माइनस थीटा 3/2 और बच्चों साइन थीटा 3 माइनस थीटा 1/2। अब आप इसे मोड लगा दो, यहीं लगा दो इसे। ये बच्चों आ गया अपना एरिया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये भी फ्यूचर में जाके एक फॉर्मूला बनने वाला है। तो इस सवाल में आप देखें ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी सारा यूज़ था, डिटर्मिनेंट का यूज़ था। देखो जब भी आप आईआईटी एडवांस की बात करते हो ना, तो वहाँ एक चैप्टर से कुछ नहीं होता है, वहाँ कई सारे चैप्टर मिलके एक साथ आएंगे। एक ही क्वेश्चन में कई सारे चैप्टर एक साथ काम करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल तो था ही, वो सबसे आसान था। बाद में डिटर्मिनेंट यूज हुआ और डिटर्मिनेंट के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा खासा यूज हुआ। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं होमवर्क के लिए, वो भी आप सॉल्व करके भेजिएगा बच्चों। देखो जी एक क्वेश्चन और आपके लिए है, होमवर्क क्वेश्चन है जी। इसमें आपको पॉइंट गिवन है CT1 C/T1, CT1 C/T1, CT2 C/T2, CT3 C/T3। ये बच्चों CT1 C/T1, CT2 C/T2, CT3 C/T3। ये एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, इसका भी आप सॉल्यूशन सेंड कर दीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A, B, C एंड P आर 6, 3, -3, 5, 4, -2 एंड x, y respectively. Prove that area of triangle PBC divided by area of triangle ABC is equal to x plus y minus 2/7 mod। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी खास बात नहीं है। एक ट्रायंगल पीबीसी का एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे और दोनों के एरिया को आप डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, निकालने चलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी। ऐसे वाले तरीके से निकालना हमें अच्छा लगता है, आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तो पहले पी के कोऑर्डिनेट लिखो, पी के कोऑर्डिनेट है देखो x, y, पी के कोऑर्डिनेट है x, y। फिर b के कोऑर्डिनेट लिखो, b के कोऑर्डिनेट है -3, 5। फिर c के कोऑर्डिनेट लिखो 4, -2। फिर फर्स्ट वाले को रिपीट करा दो x, y। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करना तो सीखा था ना, छोटा सा मोड भी ऐसे। तो हाफ कितना बन गया जी, 5x + 6 + 4y
माइनस, अब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो -2x + 20 और -3y। कितना बन गया भैया सॉल्व करके कितना बन गया देखो रे बच्चों, ये बन गया हाफ ऑफ मॉड। यहाँ देखो बच्चों है 5x और ये माइनस के साथ -2x, तो मतलब प्लस का 2x हो गया ना, तो 5x + 2x कितना x 7x। y में देखो यहाँ 4y और ये माइनस के साथ -3y, तो फिर ऐड हो जाएगा 4y + 3y 7y। आप कांस्टेंट देखो 6 -20, 6 -20 हो गया -14। ये बच्चों एरिया आ गया है। 7 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, चाहो तो आप 7 कॉमन ले लो, 7/2 mod ऑफ x + y - 2। ये बच्चों आ गया ट्राइंगल पीबीसी का एरिया। अब बच्चों आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो इट्स हाफ। पहले पॉइंट A लिखेंगे भैया 6,3, B लिखेंगे -3,5, 4,-2। फर्स्ट वाले को रिपीट कराएंगे और अब लिख दीजिए वैल्यू 30 + 6 + 12 -12 + 20 और हुई -9। सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा देखिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ रहा है भाई, देखो यहाँ देख लो 30 + 6, 36 + 12 शायद 48, तो हाफ के साथ 48 माइनस ये जी -12 और -9 दोनों को ऐड कर लो तो -21 और +20, तो माइनस का 1 बचा, माइनस प्लस हो गया +1, तो ये आ गया 49/2। तो ट्राइंगल पीबीसी का एरिया आ गया 7/2 mod x + y - 2। ट्राइंगल एबीसी का एरिया आ गया 49/2, दोनों को डिवाइड कर दो। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू, भाई डिवाइड तो कर ही लोगे ना, तो आ जाएगा x + y - 2/7। क्योंकि यहाँ देखो जो 7/2 है 49/2 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 7 बच जाएगा नीचे। और देखो यही हमें प्रूव करना था। उम्मीद है समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बस 2 ट्राइंगल का एरिया निकाल के उनको डिवाइड करना था। आइए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड थ्रू ए ऑफ द ट्राइंगल ABC वेयर A -3,0, B 4,-1 एंड C 5,2 बच्चों। तो इसमें ऑल्टीट्यूड का लेंथ अपने को निकालना है बच्चों। एक बार बना लेते हैं ट्राइंगल कैसा है। कुछ ऐसी बात हो रही है बच्चों, जैसे पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो पॉइंट A से हमने ऑल्टीट्यूड बनाया। ऑल्टीट्यूड तो समझते हो ना, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं बच्चों। तो ये ऑल्टीट्यूड बनाया, नाम रख दो D। AD, हमें AD का लेंथ फाइंड करना है बच्चों। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करेंगे बच्चों सबसे पहले, तो आएगा हाफ ऑफ मॉड -3,0, 4,-1, 5,2 -3,0 वापस से भी इसको सॉल्व कर लो तो 3 + 8 + 0 है ना, 5 × 0 0 हो जाएगा, माइनस, अब उल्टे से मल्टीप्लाई करो, -6 -5 0। कितना बन गया देखो भाई, ये बन गया 11 और ये भी 11, 22 हो गया बच्चों। पूरा सॉल्व करके ये आ गया है 11। तो एरिया बच्चों आ गया है 11। अब देखिए बच्चों, ये एरिया जो हमारा, एक एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट से भी तो एरिया निकलता है। तो ये जो बेस है, बेस का लेंथ फाइंड कर लो, BC का लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूले से BC का लेंथ फाइंड कर लो। याद है क्या डिस्टेंस फॉर्मूला आप तक, या भूल गए उसे भी? याद है, ठीक है। देखो 5 - 4 का स्क्वायर, 5 - 4 का स्क्वायर और ये 2 - -1 मतलब कि 2 + 1 का स्क्वायर।
ये कितना हो गया रे 1 और ये हो गया 9, तो ये आ गया √10। अब बच्चों यदि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम निकालें, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालें, फॉर्मूला कौन सा ले लें, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लेते हैं। तो बच्चों इसमें बेस तो कितना है, बेस हो गया BC और हाइट हो गया AD, है ना, बेस BC और हाइट हो गया AD। तो आप भाई बच्चों हाफ BC का वैल्यू कितना आ गया √10, AD का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 11 है, तो इक्वल्स टू 11। तो अब यहां से बहुत ही आसानी से AD का वैल्यू आ गया 22/√10। तो AD आ गया बच्चों 22/√10। तो ये ऑल्टीट्यूड का लेंथ आ गया बच्चों 22/√10 भाई। आइए और देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ A 1,2 and B 3,8 be two given points, find a point P such that PA equals to PB and area of triangle PAB is equal to 10। तो भाई दो पॉइंट आपको गिवन है और एरिया गिवन है और PA इक्वल्स टू PB है, तो पॉइंट P आपको फाइंड करना है। तो भाई दो कंडीशन बनेंगी, एक तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके और एक यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करके। तो भाई सबसे पहले तो पॉइंट P को लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट P बी x, y, x, y, a, b, अल्फा, बीटा, जो मर्जी मान लो, h, k मान लो, कुछ भी मान सकते हो बच्चों। तो पॉइंट को हमने लेट कर लिया x, y। अब कंडीशन क्या है, PA इज इक्वल टू PB। अरे भाई PA और PB इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर भी तो इक्वल होंगे, तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। पॉइंट P मतलब x, y का 1, 2 से डिस्टेंस, x -1 स्क्वायर प्लस y -2 स्क्वायर। फिर P का B से डिस्टेंस निकालो जी, x -3 स्क्वायर प्लस y -8 स्क्वायर। आप बच्चों इसको कर लो आप सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा भी। तो x स्क्वायर -2x प्लस 1 और फिर y स्क्वायर -4y प्लस 4 और राइट साइड में बच्चों x स्क्वायर -6x प्लस 9, y स्क्वायर -16x प्लस 64। भाई x स्क्वायर और y स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे। x वाले टर्म देखो कितने हैं, ये सॉरी यहाँ y होगा, x नहीं y है भाई। यहाँ देखो माइनस का 2x और यहाँ माइनस का 6x, इधर जाएंगे तो बचेगा कितना, प्लस का 4x। y देखो यहाँ -4y, वहाँ -16y, तो इधर आके बचेगा कितना 12y, तो हो गया प्लस 12y। कांस्टेंट की बात करें, उधर है 64 प्लस 9 मतलब 73 है, इधर है 4 प्लस 1 मतलब कि 5 है, तो उधर ले जाओ, 73 - 5 करोगे तो 68 हो जाएगा बच्चों। अब भाई बच्चों इस इक्वेशन में 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 को कॉमन लेके कैंसिल कर दो आप, तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। ये बच्चों एक इक्वेशन तैयार हो गया है। तो एक इक्वेशन बच्चों तैयार हो गया है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके भी। अब दूसरा कैसे आएगा, दूसरा ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसका यूज करके आएगा। तो आइए उसके पास चलते हैं। पहले निकाल लेते हैं भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB फाइंड कर लेते हैं। कैसे क्या करते थे, हाफ पहले लिख लो चाहो तो XY, फिर 1 2, फिर 3 8 और वापस से XY। तो हाफ ऑफ क्या क्या बनेगा देखो भाई, ये आ गया 2x प्लस 8 प्लस 3y और माइनस में क्या आएगा भाई 8x 6 और प्लस में y। ये बच्चों आ गया अपना एरिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करके ये क्या बन जाएगा भाई, ये 2x और ये माइनस का 8x तो माइनस का 6x, ये 3y और माइनस y तो प्लस का 2y और ये 8 माइनस 6 हो गया 2। ये बच्चों बन गया। अब इससे देखो जो आपका 2 है वो कॉमन आके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या देखिएगा बच्चों, ये बचा मॉड ऑफ
-3x प्लस वाई प्लस 1। ये बच्चों आ गया है एरिया। लेकिन एरिया तो आपको कितना गिवन है, एरिया आपको गिवन था 10 इक्वल्स टू 10 है, ये क्या है ना एरिया 10 है, यहाँ लिख देते हैं ये गिवन एरिया है आपको। तो मॉड ऑफ -3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 10। अब इसमें यहाँ मोड हटाएंगे भी, मोड हटाते हैं कैसे पता है, मोड हटाते तो प्लस माइनस साइन आता है, तो -3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 10। तो एक बार इसका प्लस साइन लेंगे, एक बार इसका माइनस साइन लेंगे, तो भाई जब इसका प्लस साइन लेंगे तो इक्वल्स टू में 10 हो जाएगा, ये 1 को उधर ले जाके माइनस कर देना तो 9 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन जाएगी, इसका नाम रख दो सेकेंड। जब इसका माइनस साइन लोगे तो -3x प्लस वाई इक्वल्स टू, यहाँ -10 होगा, 1 उधर से और आएगा तो -11 हो जाएगा। ये इक्वेशन बन गई बच्चों आप 3। 3 इक्वेशन तैयार होगी। अब बच्चों इन दोनों में से तो कोई एक होगी और ये वाली तो दोनों के साथ आएगी, मतलब ये वाली कंडीशन तो कंपलसरी है ही, इनमें से या तो ये होगा या तो ये वाला होगा। क्लियर बात है। तो एक बार हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे और फिर हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके एक आंसर आएगा और एक आंसर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं भी, पहले फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहे हैं जी, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन तो सॉल्व करनी आपको आती है, फिर भी x प्लस 3y इक्वल्स टू 17 ये फर्स्ट इक्वेशन है, और भाई अपनी जो सेकंड इक्वेशन है वो है -3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो क्या करिएगा, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके सेकंड वाली में ऐड कर दो। तो भाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो गया, ये -3x है तो कैंसिल हुआ, ये हो गया 9y और एक ये y, तो ये कितना आ गया 10y। ये देखो कितना बन गया 17 इंटू 3 51 प्लस 9 हो गया 60। तो y का वैल्यू आ गया है 6। y का वैल्यू बच्चों यहां से आ गया है 6। अब x का वैल्यू निकाल लोगे, x तो बड़े आराम से निकाल लेना यार, y का वैल्यू यहां से 6 आ गया ना, तो x का वैल्यू निकाल लो। 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, 17 माइनस 18 -1, ये आ गई x -1 और y का वैल्यू आ गया है 6। तो इस तरीके से आपका पॉइंट P आ गया है। पॉइंट P कितना आ गया भैया -1,6। पॉइंट P आ गया -1,6। ये एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा कैसे निकलेगा, दूसरे के लिए बच्चों आपको फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन तो यही है x प्लस 3y इक्वल्स टू 17। थर्ड इक्वेशन है -3x प्लस वाई इक्वल्स टू -11। इसमें भी सेम वही करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दोगे आप, तो इधर तो वो 10y ही आना है अभी। इधर देखो आप क्या आएगा 51 माइनस 11, इधर आएगा 40। तो ऐसे y का वैल्यू आ गया 4। अब ये y का वैल्यू 4 यहाँ रख देना, तो ये बन गया 12 और 17 से 12 माइनस करेंगे तो 5। ऐसे x का वैल्यू आ गया 5। तो यहां से पॉइंट P क्या आ गया भैया, पॉइंट P आ गया है 5,4। तो पॉइंट P के दो वैल्यू आ गए -1,6 या 5,4। अब इस बात को ज्योमेट्रिकली भी समझ ले कि दो वैल्यू कैसे आए। थ्योरेटिकली तो हमने निकाल लिया दो वैल्यू आए, ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है दो वैल्यू क्यों आए हैं। देखो कहानी क्या थी भाई, आपको दो पॉइंट्स गिवन थे, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना था जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो और वो जो इनके साथ ट्रायंगल बना है उसका एरिया 10 हो। तो ऐसे ना दो ट्रायंगल पॉसिबल हैं। एक तो पॉइंट P को ऐसे आप ऊपर साइड में ले ले, तो ये देखो ये पॉइंट P लिया आपने, PA और PB दोनों इक्वल हैं और एरिया 10 आएगा। ठीक है, एक ट्रायंगल तो ये बन सकता है और एक सेम ट्रायंगल कहाँ बन सकता है, नीचे भी तो बन सकता है। नीचे भी तो एक ऐसा पॉइंट होगा जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा और एरिया 10 ही बनाएगा। बात क्लियर हुई बच्चों। तो ज्योमेट्रिकली आप देखो दो ट्रायंगल इसलिए बन रहे हैं, तो इसलिए P के दो वैल्यूज आ रहे हैं। थ्योरेटिकली आप मॉड की वजह से दो वैल्यू आ रहे हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया भाई।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये जो केसेज है ये भी समझने बहुत ज़रूरी है आपको। कई बार क्या होता है ना, कोई एक केस सही होता है, कोई एक सही नहीं होता है, तो आपको चीज़ों को ज्योमेट्रिकली भी आपको वेरीफाई करना है एक बार कि ज्योमेट्री में ऐसा कुछ बनेगा, दो पॉसिबिलिटी होंगी या नहीं होंगी। तो अक्सर ऐसे चेक करते रहा करो कि ज्योमेट्रिकली उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, दो वैल्यू आई है तो ज्योमेट्रिकली उसका क्या मतलब आ रहा है बच्चों। ठीक है भाई, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। यदि किसी क्वेश्चन की आप अच्छा ही समझना चाहते हो, मतलब समझना चाहते हो किस टाइप का है, उसका लेवल क्या है, तो पहले एक बार सॉल्व करो, क्योंकि आप सॉल्यूशन देखोगे तो सब आपको एक जैसे ही लगेंगे। तो इसको एक बार आप सॉल्व करके देखो। सवाल पढ़ लेते हैं एक बार, क्या है। पॉइंट ए 3,1, बी 6,5 एंड सी x,y आर 3 पॉइंट्स सच दैट एंगल ACB is equal to 90 degree and the area of triangle ABC is 7 square units, then the number of such points CH। A और B आपको फिक्स पॉइंट गिवन है, C पॉइंट आपको फाइंड करना है और एंगल ACB 90 डिग्री है और ट्राइंगल का एरिया गिवन है। तो ऐसे कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं ये आपको बच्चों फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे भी, एक बार इसका छोटा डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों बनने वाला है और एंगल सी पे 90 डिग्री होगा। तो डायग्राम देखिएगा बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ और एंगल सी 90 डिग्री, यहां पॉइंट ए लिख लो और ये सी लिखना, 90 वाला सी लिखना है और यहां बच्चों बी लिख लेना है। ये है 3,1 और ये है 6,5। भाई इसका डिस्टेंस तो ऐसे निकाल लो यार, अब तो होशियार होगे डिस्टेंस निकालो। मान ले 5 आ गया, इसका डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों 5। ये पॉइंट है अपना x, y। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो पहला तरीका बच्चे के दिमाग में आता है वो क्या आता होगा, वो कहेगा कि भैया मैं ये वाला लेंथ निकाल लेता हूँ, फिर ये वाला लेंथ निकाल लेता हूँ और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो उससे एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरे इक्वेशन के लिए तीनों पॉइंट हैं ही अपने पास, उनसे एरिया निकाल लेता हूं और एरिया को 7 के इक्वल रख देता हूं, एक रिलेशन वहां से बन जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे आप बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी कैलकुलेशन लेंदी हो रही है। तो पहले क्या करते हैं भाई, आप कह रहे हो ना कि इसको निकाल लो, तो इसको हम पहले लेट कर लेते हैं। हमने इसको लेट कर लिया, कितना है a, उसको भी निकालने को आपने कहा था तो उसको भी हमने निकाला, उसको हमने लेट कर लिया b। भाई निकाल तो सकते हैं ना डिस्टेंस फॉर्मूले से, वैल्यू पुट कर देंगे। तो कंडीशन क्या क्या है, आपने कहा था पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो a² + b² इज इक्वल टू 25। उसके बाद भी दूसरा कंडीशन कौन सा, एरिया वाला। एरिया क्या आएगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट से, बेस हो गया a और हाइट हो गया b, तो हाफ AB, एरिया कितना गिवन है 7, तो यहां से a इंटू बी का वैल्यू आ गया बच्चों 14, तो a इंटू बी आ गया 14, a² + b² का वैल्यू आ गया है 25। तो हम क्या करते हैं, यहां से a और b के वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। भाई हमने सोचा क्या था, जो नॉर्मल भी था, आप यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के बड़े बड़े से वैल्यू निकाल लेते a b के। तो हम इससे बढ़िया क्या कर रहे हैं, हमने छोटी दो इक्वेशन बनाई, अब यहाँ से हम a और b निकाल लेंगे और यदि निकल गए तो फिर यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले में उसके इक्वल रख देंगे, वहीं से दो इक्वेशन सीधे आ जाएंगे बच्चों। तो हम इन दोनों से a और b के वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो a² + b² है, ab है, तो आप ऐसा करो a - b² निकालो, a - b² निकालो। नॉर्मली तो क्या करते हैं हम लोग, a - b² निकाल लेते हैं, a + b का वैल्यू निकाल लेते हैं, a और b एकदम से आ जाएंगे। तो a - b² क्या होता है, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab बच्चों। अब इसमें बच्चों आप वैल्यू पुट कर दो, तो a - b² का वैल्यू क्या आ रहा है, a² + b² हो गया 25 और 2ab का वैल्यू हो गया 28। तो यहां से a - b² का वैल्यू -3 आ गया है। a - b² का वैल्यू -3 आ गया है, लेकिन ये तो स्क्वायर है भैया, स्क्वायर -3 कैसे हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये है बच्चों नॉट पॉसिबल। मतलब कि ऐसा कोई a और b तो हो ही नहीं सकता जिससे कि a² + b² 25 आ जाए और ab का वैल्यू 14 आ जाए। तो ऐसा कोई a और b पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता जिसमें ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हों। मतलब ये वाला 5 हो, ये एंगल 90 डिग्री हो
और इसका एरिया 7 भी आए, ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ सच पॉइंट सी कितने हो गए? 0। आंसर आ गया इसका 0। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिससे कि ये सारी कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई हो जाए। बात क्लियर हुई बच्चों की? अब बच्चों ये सवाल तो आपने बहुत सही से कर लिया है। अब यदि मान लीजिए ऐसा होता, मान लो कि यहाँ से वैल्यू आ जाती, मान लो वैल्यू आ जाती, ये सॉल्व हो जाता, ये वैल्यू पॉजिटिव ही आ जाता, तो उसके बाद इसके आंसर क्या क्या हो सकते थे भाई? इस क्वेश्चन के इतना 3 आंसर बन सकते हैं। एक तो 0 आ गया, या तो आंसर 2 होगा या तो आंसर 4 होगा। एक तो आप थ्योरेटिकली समझ सकते हैं इक्वेशन सॉल्व कर करके, एक ज्योमेट्रिकली मतलब और आप समझो, सर्कल से समझना पड़ेगा भी। सर्कल तो थोड़ा बहुत तो आता होगा। एक आप सर्कल बनाइए, ऐसे आप एक सर्कल बना लीजिए। ये एक सर्कल हम बनाते हैं और ये इसका बनाइएगा डायमीटर। बच्चों एक प्रॉपर्टी आपने सुना होगा, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। इस तरीके से देखिएगा, एक ट्रायंगल तैयार हो गया। ये पॉइंट आपका सी, यहां देखो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। अब इसमें देखो भाई, इसका जो ये ए बी है, ए बी का लेंथ तो कितना गिवन है? 5 गिवन है। तो अब जब इसका एरिया निकालेंगे तो इसमें हाइट की जरूरत पड़ेगी। ये हाइट हो गया, इस हाइट का नाम रख देते हैं हम h। तो जब इसका एरिया आप निकालोगे, तो एरिया एक्चुअल में क्या आएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, ये आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में तो ये आपको 7 गिवन है, तो इस तरीके से हाइट का वैल्यू कितना आ गया है? ये आ गया 14/5। 14/5 ये आ गया है। अब इन जनरल एक केस को हम समझते हैं। ये जो हाइट इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये हाइट अभी यहाँ है। अब पॉइंट सी को यदि आप थोड़ा इधर लाओगे तो हाइट कम होगा, उधर के लेके जाओगे तो हाइट ज़्यादा होगा। ये बिल्कुल बीच वाला जो पॉइंट है, ये इसका मैक्सिमम हाइट होगा। और ये पता है कितना होगा? ये रेडियस के इक्वल होगा। और रेडियस कितना है इसका? 2.5 है। तो बच्चों यदि h है, यदि h का वैल्यू 2.5 के इक्वल हुआ तो ये वाला केस बनेगा। तो फिर एक ट्रायंगल ऐसा यहाँ बनेगा और एक ट्रायंगल नीचे बनेगा। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? जब 2 बनेंगे। अब यदि h का वैल्यू 2.5 से लेस होता, जैसे देखो ये 2.5 है, यहाँ ये 2.5 से छोटा है, तो एक ट्रायंगल तो ये बना। अब इसमें देखो एक ट्रायंगल फिर इस साइड भी बनेगा, ऐसा यहाँ। इसकी हाइट भी सेम वही आएगी जितनी उसकी थी, उतनी हाइट इसकी आएगी। तो एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल ये बना, और बिल्कुल सेम टू सेम इनके इमेज नीचे बनेंगे, एक ये और एक ऐसे ये वाला। तो कुल मिलाए कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो h का वैल्यू यदि 2.5 से छोटा होगा तो 4 बनेंगे, लेकिन यदि h का वैल्यू 2.5 से बड़ा हो गया, 2.5 से बड़ा हो गया, तो फिर कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हाइट हो ही नहीं सकता। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? देखो h का वैल्यू कितना आया? 14/5 आया, जो कि 2.5 से ज़्यादा है। तो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये ज्योमेट्रिकली हमने समझ लिया है। ठीक है भाई, चलिए 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटा छोटा सा। देखिए जी, एक छोटा सा कंसेप्ट है भी, क्वेश्चन भी कह सकते हो, कंसेप्ट भी कह सकते हो, याद ही कर लेना। वैसे तो एक बार ये IIT एडवांस में आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन बहुत पुराने ज़माने की बात है। आजकल तो बच्चे इसको याद ही रखते हैं। इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स देन द ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल। अब बच्चों इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, जो कोऑर्डिनेट हैं वर्टिसेस के, जैसे x और y होते हैं ना, तो उसमें x और y दोनों इंटीजर हैं, दोनों का वैल्यू इंटीजर है। ऐसे देखो इधर, जैसे 1,2, इसमें 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। जब ये दोनों इंटीजर होते हैं तो कहते हैं इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स, या इंटीग्रल पॉइंट भी इसका नाम कह देते हैं लोग। ठीक है भाई। तो यदि वर्टिसेज के जो कोऑर्डिनेट है वो इंटीग्रल हैं, मतलब इस टाइप के हैं, तो वो ट्राइंगल कभी भी आपका इक्विलेटरल नहीं हो सकता। यदि वर्टिसेज इंटीग्रल हैं तो फिर आपका ट्राइंगल कभी भी इक्विलेटरल नहीं हो सकता। ये है जी बच्चों कंसेप्ट। अब इसको बच्चों हम प्रूव कर देते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है। ऐसे प्रूफ हमारे कॉन्ट्राडिक्शन से होते हैं। कैसे होंगे कॉन्ट्राडिक्शन से?
मतलब हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई ट्रायंगल होता है जिसके जो वर्टिसेज के कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीग्रल हैं और वो इक्विलेटरल भी है। तो हम ले लेते हैं पॉइंट बी, लेट ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y3 है ना, be the vertices of triangle ABC and x1, x2, x3, y1, y2, y3 are integers। ठीक है भाई, ये सब इंटीजर्स हैं, हमने ले लिया है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे जी। एरिया निकालोगे, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ट्रायंगल एबीसी का ऐसे निकलेगा, हाफ, ऐसे लिख दो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बच्चों ट्रायंगल का एरिया होता है। अब ये देखो बच्चों, ये x1 y1 ये सब जो हैं ये इंटीजर्स हैं, तो जब इनको आप माइनस करोगे, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इंटीजर ही आएगा, और जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो फिर वो रेशनल हो जाएगा। मतलब 2 से डिवाइड करके हो सकता है इंटीजर ना बने, लेकिन रेशनल तो रहेगा ही। तो ये जो एरिया है ये कैसा आ गया है, ये एरिया आ गया बच्चों एक रेशनल नंबर। एरिया कैसा आ गया, रेशनल नंबर आ गया है। अब बच्चों हम निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के एरिया निकालते हैं। इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, if triangle is equilateral then area। तो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। सुना होगा फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर। आप किसी भी एक साइड का लेंथ बच्चों आप निकाल लो, जैसे मान लो ए बी निकाल लो, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे तो कैसा आएगा, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये बच्चों आ गया एरिया। आप इसमें देखो जो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर है ये तो रेशनल ही आएगा, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर ये भी रेशनल आएगा, तो ये पूरी वैल्यू रेशनल, 4 भी रेशनल, लेकिन √3 कैसा है, इर्रेशनल है। किसी रेशनल नंबर को आपने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कैसा बन गया, ये बन गया इर्रेशनल। ये बच्चों बन गया इर्रेशनल। तो भाई यदि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो एरिया कैसा आना चाहिए, इर्रेशनल आना चाहिए, लेकिन दूसरे फॉर्मूले से आप निकाल रहे हैं तो एरिया कैसा आना चाहिए, रेशनल। यदि जो वर्टिसेज हैं उनके कोऑर्डिनेट यदि इंटीजर्स होंगे तो एरिया तो रेशनल आएगा, लेकिन यदि ट्रायंगल इक्विलेटरल होगा तो एरिया कैसा आना चाहिए, इर्रेशनल आना चाहिए। तो ये क्या बन गया, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आया कैसे हुआ भाई, यदि हम इनको इंटीजर्स लेते हैं और हमारा जो छोटा फॉर्मूला है नॉर्मल एरिया निकालने वाला, उससे एरिया निकालते हैं तो एरिया रेशनल आ रहा है, लेकिन यदि हम इनको इंटीजर मान के इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के फिर एरिया निकालते हैं तो वो इर्रेशनल आ रहा है। तो एक से रेशनल आ रहा है, एक से इर्रेशनल आ रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ ना। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब हमने जो बात मानी थी वो हमारी बात गलत थी। मतलब कि यदि वर्टिसेज इंटीजर्स हैं तो फिर ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं हो सकता, इक्विलेटरल नहीं हो सकता। सो बाय कॉन्ट्राडिक्शन ट्रायंगल एबीसी कैन नॉट बी इक्विलेटरल। Therefore triangle ABC cannot be equilateral। इसको याद रखना बच्चों आपसे ना, कि यदि वर्टिसेज इंटीग्रल हैं या रेशनल है, दोनों नाम लिख दिए जाते हैं, इंटीग्रल या रेशनल कुछ भी हो, तो आपका ट्रायंगल कभी भी इक्विलेटरल नहीं हो सकता। ऐसे भी आप नॉर्मली कहीं देखना, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज आपको गिवन होते हैं तो उनमें एक वर्टेक्स में, कम से कम एक वर्टेक्स में रूट में वैल्यू लिखा होगा। ठीक है भाई, तो याद हो गया आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता यदि वर्टिसेज आपके इंटीजर्स हैं भी। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब 1-2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं, वो आप सॉल्व करके ज़रूर भेजिएगा। अच्छे क्वेश्चन हैं, आपको टाइम लग सकता है उनमें, ठीक है, आराम से टाइम दीजिएगा, 1-2 दिन का टाइम दे सकते हैं आराम से, 3-4 बार अटैम्प्ट उनका आप कर सकते हैं, घबराना नहीं है, अच्छे से करना है सॉल्व। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन है आसान, यदि आपको क्लिक कर गया तो एकदम से हो जाएगा, लेंदी नहीं है, सब वही 2-2 3-3 लाइन वाले क्वेश्चन हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? ABC is a triangle. ABC is a triangle whose medians AD and BE are perpendicular to each other. If AD equals to P, AD का लेंथ P है, and B equals to Q, then find area of triangle ABC. मीडियन की आपको लेंथ गिवन है, एक तरीके से मीडियन की लेंथ दी है दोनों मीडियन की, और ये दोनों मीडियन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो आपको इससे ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है बच्चों। एक और क्वेश्चन है भी, ये भी बिल्कुल सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है। बस इन क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट को पकड़ना है कि वास्तव में पूछा क्या गया है और क्या कंसेप्ट लगना है, उसको पकड़ में आते ही एकदम से 2-3 लाइन में क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन है जी, P इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, आर्बिट्रेरी मतलब कहीं भी ले लो ऐसे ही, P इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट इनसाइड ट्राइंगल ABC, मतलब ट्राइंगल ABC के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट P आप ले सकते हो, आर्बिट्रेरी का ये मतलब है। HA, HB, HC are the length of the altitude drawn from vertices A, B, C respectively. Let XA, XB, XC respectively the distances of P from sides BC, CA, AB. Find the value of XA upon HA plus XB upon HB plus XC upon HC. तो एक ट्राइंगल है ABC आपका, उसमें एक तो आपको ऑल्टीट्यूड्स के लेंथ गिवन है ABC तीनों वर्टिसेस से, और फिर उसके अंदर एक कोई पॉइंट आपने लिया, उस पॉइंट से तीनों साइड का डिस्टेंस आपको गिवन है, और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है बच्चों। तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है बच्चों। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करके आप भेज दीजिएगा। इस क्लास में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए वो थोड़े ईजी वाले ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो आप आराम से कर सकते हो, इनको करने में थोड़ा टाइम ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन सॉल्व जरूर कीजिएगा, और अटैम्प्ट कम से कम 2 से 3 बार तो जरूर करना है। यदि एक ही बार में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2-3 बार अटैम्प्ट करने में कोई बुराई नहीं है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला टॉपिक हमारा हो गया है समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक बच्चों स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।